हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी पावर। इस वीडियो में हम लोग रीडिंग करेंगे इतिहास कक्षा 6 का चौथा अध्याय। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। यह अध्याय बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा महापाषाण कब्रें इत्यादि ये सभी के बारे में, साथ ही चरक संहिता के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय का पहला पॉइंट है दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। ये चारों वेदों को एक साथ संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। इसे सामवेद ही क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन प्राप्त होता है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। और इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा। जो ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता होते हैं, यानी जो उनके अध्ययन करने वाले होते हैं, उन्हें होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। और जो साथ ही जो सामवेद के अध्ययन करता होते हैं, उन्हें उद्रात्री कहा जाता है। और जो यजुर्वेद के जो अध्ययन करता होते हैं, उन्हें अर्धवर्यु कहा जाता है। और जो अर्थवेद के परीक्षित व्यक्ति को, यानी उसके जानकार व्यक्ति को कुरुओं का राजा माना गया है। किसका राजा? कुरुओं का राजा माना गया है। आगे, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। पेय का मतलब होता है जो पीने का जो पदार्थ होता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते हैं या करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो या पढ़ते हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी बहुत ही अलग है। जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ जो संस्कृत रूप है और इसी का हिंदी रूप माँ होता है और इसी का अंग्रेजी रूप मदर शब्द को आप देख सकते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इतिहासकार पुरातत्वविदाओं यानी जो पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। यानी जिस तरह पुरातत्वविद इतिहास के बारे में खोज और जांच पड़ताल करते हैं, ठीक उसी प्रकार इतिहासकार भी। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं।
पुरातत्वविद तो केवल मतलब भौतिक स्रोतों का ही उपयोग कर, लेकिन इतिहासकार उसे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इसे हम यहाँ देखेंगे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, यानी बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों यानी व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। आगे ऋग्वेद की पांडुलिपि के एक पन्ना को इस पृष्ठ पे इस तरह चित्रित किया गया है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। जैसे भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, यानी महाराष्ट्र के पुणे में एक पुस्तकालय में यह अभी भी सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वामित्र और नदियाँ। यह विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र और नदियों के बारे में संवाद को यहाँ पे बताया गया है। जैसे विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चारती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियाँ बोलती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र ऋषि बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के बीच यानी ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियाँ बोलती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो इसी बात को इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से इनके संवाद में किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सिंधु और सरस्वती और तथा उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों यानी बच्चों में खासकर पुत्रों को और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जैसे आपने सुना होगा तो दशरथ जो हैं अपने पुत्र को पाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पुत्रों को पाने के लिए ऋग्वेद में ऐसी प्रार्थनाएं को वर्णित है किया गया है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। मैंने इससे पहले अध्याय में भी आपको बताया, पुरोहित पहले ब्राह्मण को कहा जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। आज भी इसी प्रकार सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर ही लोगों में आज भेदभाव है। जैसे ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। जैसे ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है।
पुरोहितों, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे या पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। आगे जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर हम लोग अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष या यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास का अर्थ होता है गुलाम। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, यानी वे मूल निवासी थे। जहाँ के भी हो, वे वहाँ के मूल निवासी थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग, दास का जो स्त्रीलिंग होगा दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ पर जो चित्र है उन्हें हम देखेंगे। पहले यहाँ पढ़ लें। इस शिलाखंड महापाषाण यानी महा यानी होता है बड़ा और पाषाण यानी होता है पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार तो पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करते हैं, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। जैसे जो ऊपर जो ये चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत यानी सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है, यानी ये जो पोर्ट होल है ये बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। महापाषाण कब्रों में से मिले लोहे के सामान, जो बाईं ओर जो इधर चित्र को दर्शाया गया है, इधर जो बाईं ओर ये घोड़े के लिए सामान, नीचे ये जो है घोड़े के सामान थे और जो नीचे की ओर जो बाईं ओर है ये जो है कुल्हाड़ी, ये क्या है, एक कुल्हाड़ी है। और जो इधर जो नीचे की ओर ये है ये कटार को यहाँ पे मानचित्र पे या चित्र के रूप में दर्शाया गया है। इस पृष्ठ पे हम लोग अध्ययन करेंगे लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। जैसे मानचित्र 2 पर पृष्ठ नंबर 12 पे ब्रह्मगिरी में खोजी, पीछे जा कर के आप पृष्ठ 12 पे ब्रह्मगिरी में देख सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं।
दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? हो सकती है। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का नाम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोरा के किनारे एक जगह है। जो इनाम गांव जो है वो भीमा नदी के सहायक नदी जो भीमा है वह वहाँ की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है, उसका नाम इनाम गांव है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और 100 के पैर मुड़े हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, यानी हम कंकाल के अध्ययन में यह कैसे पता कर सकते हैं कि यह कंकाल स्त्री है या पुरुष है, यानी लिंग पहचान कैसे किया जा सकता है, इसे इस पैराग्राफ में बताया गया है। जैसे छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो इसे पता लगाने के लिए जो आधुनिक अध्ययन के आधार पर यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। जैसे कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि यह कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की बुक लिखी थी, यानी किताब लिखी थी। जो चरक थे वो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिख चुके थे आज से 2000 साल पहले। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा इत्यादि और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। ये सभी जानवर की हड्डियां भी एक साक्ष्य के रूप में मिले हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। इसी प्रकार हमारा यह अध्याय खत्म होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने इस अध्याय का PDF नोट्स लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जहाँ से आप इस अध्याय का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह मेरा खुद से बनाया हुआ नोट्स है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने रहें हमारे चैनल NCERT पावर के साथ। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इससे भी महत्वपूर्ण और रोचक अध्याय 5, जिसमें राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य है, उसमें महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जो इससे भी अधिक इंटरेस्टिंग होगा। तो हमारी सोच आपकी सफलता। जय हिंद।